नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 7 जनवरी 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं, तो एक दुल्हस्ती स्टेज 2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिस परियोजना को शुरू किया गया उसका पूरा इतिहास बताऊंगा कि क्यों शुरू किया गया है और किस तरह से ये पहलगांव अटैक के बाद जो इंसिडेंट हुए थे उससे जुड़ा हुआ है ये। उसके साथ में आज हम लोग मुनरो डॉक्ट्रिन को भी देखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो, और उन्होंने डॉक्ट्रिन दिया था और वो आजकल चर्चा में है वेनेजुएला में, जो प्रेसिडेंट को किडनैप किया गया उसके बाद से। इसी तरह से एक और टॉपिक को हम लोग देखेंगे, द हिंदू में डिटेल में आया है एक्सप्लेन्ड में, जिसको कहा जाता है बायो मटेरियल। बायो का मतलब जैविक होता है, मटेरियल का मतलब सामान मान सकते हैं, एक प्रकार से आप फैब्रिक मान सकते हैं, कुछ भी आप मानिए। तो बायो मटेरियल के बारे में हम लोग ज़रा समझेंगे और यह किस प्रकार से हमें प्लास्टिक से बचा सकता है, प्लास्टिक पॉल्यूशन से बचा सकता है, उसको भी समझेंगे। हेडलाइन देखिए आज का क्या बनाया गया है। SIR 2.0 का ड्राफ्ट जो है वो लगभग में तैयार हो गया है, जिसमें सभी राज्यों को मिला करके, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों को मिला करके, बहुत सारे राज्य हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जूम मैं कर दूंगा तो कई सारे राज्य हैं जिनको मिला करके बहुत सारे, लगभग में 13% वोटर्स को डिलीट किया गया है। और ये वोटर्स या तो मृत थे या तो जब किया गया SIR तो उस दौरान मौजूद नहीं थे वहाँ पर, या किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं हो पाए। इसमें कितने फॉरेन एलिमेंट हैं ये अभी तक पहचान में नहीं आया है, ना ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये बताया गया है। इसको लेकर के कोर्ट में भी जिरह जारी है, जिसमें कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जवाब दिया जा रहा है तमाम तरीके के सवालों पर, क्योंकि वहाँ पर भी PTI डाला गया था और उसमें उसने जवाब दिया है कि हम कानून के अनुसार ही, संविधान का पालन करते हुए ही काम कर रहे हैं। तभी तो ड्राफ्ट आया है, देखिए फाइनल आने दीजिए, उसके बाद इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल के ये टॉपिक जिनका 21 तारीख से इंटरव्यू शुरू है, 21 जैन से पहला चरण है इंटरव्यू का। कृपया SIR को अच्छे से तैयार करके जाएं, और तैयार करने का ये मतलब नहीं होता कि बिल्कुल डिटेल में 1 घंटे तक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता है। SIR क्या है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और किस प्रावधान के तहत किया जा रहा है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 क्या है, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनमें 4-4, 5-5 पॉइंट्स आपको तैयार कर लेने चाहिए। कल या परसों में फिर से इंटरव्यू का अगला सेशन होगा, उसमें मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है, पहले टॉपिक को ज़रा देखते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। ये डिटेल आर्टिकल आया हुआ है द हिंदू में। उससे पहले बता देता हूँ एक छोटा सा चीज़ कि 10 जनवरी से, आज 7 तो हो गया है, 10 जनवरी से 72 BPSC के लिए शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो जुड़िएगा। बेसिक से आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, GS2 पॉलिटी से शुरू करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए होगा। तो जिन्हें मेंस की तैयारी अच्छे से करना हो जुड़ सकते हैं, और आपको फिर मेंस के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, नथिंग, सारा कुछ कंप्लीट यहीं से हो जाएगा। GS1 GS2 निबंध सब चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, आप ही कंप्लीट करेंगे, मैं तो बस दिशा दिखाता हूँ आपको। अमेरिका के वेनेजुएला एक्शन आर मोस्ट अनलॉफुल, ये प्रभास रंजन है जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल के क्रक्स को 2 लाइन में हम लोग समझेंगे, बाकी जो हम लोग समझेंगे कि किस कानून के तहत में, चूँकि ये जो आर्टिकल है ना, अनुच्छेद है ना, ये पूछा गया था। जैसे यूनेस्को का एक अनुच्छेद था जिसके बारे में UPSC ने प्रीलिम एग्जाम में 2021 ईस्वी के प्रीलिम एग्जाम में एक सवाल पूछा था। चूँकि वो UN के चार्टर से रिलेटेड था तो वहाँ से सवाल उन्होंने पूछ लिया था। तो इसी प्रकार से ये UN के चार्टर से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं आपके प्रीलिम एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्या नाम है इसका? अंडर आर्टिकल 2(4) ऑफ द UN चार्टर, स्टेट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग ए थ्रेटनिंग मिलिट्री फोर्सेज अगेंस्ट अदर स्टेट, यानी कि एक राज्य जो है वो UN के चार्टर 2(4) के अनुसार से किसी दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकता है, मिलिट्री एक्शन नहीं कर सकता है। ऐसे ही नहीं कर सकता है कि जाके चलो किडनैप करके ले आते हैं, बेडरूम से उठा करके ले आते हैं, ये वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर 2(4) के अनुसार कोई भी देश दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता, सॉवरेनिटी या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ सैन्य बल का प्रयोग या उसकी धमकी नहीं दे सकता है। यह नियम अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मूल आधार है।
ये मूल आधार ही है। इससे ये फ़ायदा होता है कि कोई देश कितना भी शक्तिशाली हो, कोई दूसरा देश कितना भी कमज़ोर हो, तो उस पर सेनाओं लेकर के चढ़ नहीं जाएगा। जैसे भारत के बगल में जितने भी देश हैं सब छोटे छोटे देश हैं, हमारे कंपैरिजन में उनकी सैन्य शक्ति बहुत कमज़ोर है। चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव हो, लेकिन भारत सरकार अपने सैन्य बदौलत से वहाँ पर जाकर के कैप्चर नहीं कर लेगी उसको। तो ये कौन रोकता है? तो यही वो चार्टर है जो आपको रोकता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बहाली के लिए कितना भी दुनिया में असमानता हो जाए मिलिट्री के दृष्टिकोण से, फिर भी देश सुरक्षित महसूस करें, वो उसके पीछे यही चार्टर है। और अगर इस चार्टर का ही उल्लंघन होने लग जाएगा तब तो चीन के नज़दीक में जितने छोटे देश हैं उस पर वो कब्जा कर ले, रूस के नज़दीक में जितने छोटे देश हैं उस पर वो कब्जा कर ले, भारत के नज़दीक में जितने हैं उस पर भारत कब्जा कर ले, और पूरी दुनिया फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के युद्ध में प्रवेश कर जाएगी, जिसमें अलग अलग देश दूसरे दूसरे देशों पर कब्जा कर रहे थे। इन चीज़ों से कौन रोकता है? क्यों अनलॉफुल कहा जा रहा है अमेरिका की इस एक्टिविटी को? क्योंकि उसने यूएन चार्टर 2.4 का उल्लंघन किया है। ये अनैतिक हरकत है। अगर कोई डिक्टेटर ही है अपने देश में तो आप उसको अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार से प्रेशर दे सकते हैं, आप वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के जरिए उस पर प्रेशर बना सकते हैं, धमकी दे सकते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ला करके सैंक्शन कर सकते हैं, लेकिन किडनैप नहीं कर सकते किसी के प्रेसिडेंट को, है ना। तो ये कहाँ से भाई है गैर कानूनी? तो वो यहीं से है गैर कानूनी। इसको ज़रूर याद रखिएगा। जो युद्ध के रोकने के लिए बनाया गया है, उदाहरण यदि कोई देश पड़ोसी देश पर हमला करता है तो यह इस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाता है, यूएन चार्टर 2.4 का उल्लंघन माना जाता है। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं, उसको भी ज़रा समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 51 के तहत सैन्य बल का प्रयोग केवल सशस्त्र हमले के जवाब में किया जा सकता है। यह कार्रवाई आवश्यक और अनुपातिक होनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि ये प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अगर आपके ऊपर में कोई देश हमला करता है, जैसे भारत ने जो डॉक्ट्रिन अपनाई, क्या भारत ने डॉक्ट्रिन अपनाई कि अगर पाकिस्तान समर्थित टेररिस्ट अटैक हम पर होंगे तो हम उसको एज ए वॉर कंसीडर करेंगे। तो जब हमने उसको वॉर कंसीडर कर लिया तब हम उसका रिटेलिएट जवाब दे सकते हैं, सैन्य जवाब दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने टेररिस्ट अटैक को, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट अटैक को हमने वॉर का अपने यहाँ पर मान्यता दे दी और घोषित कर दिया डॉक्ट्रिन कि हम वॉर ही मानेंगे। इसके कारण से क्या होगा? इसके कारण से हम सैन्य तरीके से उसका जवाब दे पाएंगे। और अगर जवाब हम बिना वॉर घोषित किए देते तो क्या होता? इस यूएन चार्टर का उल्लंघन माना जाता। इसे तुरंत यूएन सुरक्षा परिषद को सूचित करना अनिवार्य होता है। अगर दो देश लड़ते हैं तो उदाहरण यदि कोई देश पर हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अतिरिक्त बल का इस्तेमाल नहीं करेगा। मतलब जितने तरीके से आप पर हमला हुए हैं उतने ही उसी प्रकार से आप हमला करोगे। देखिए ये सब चीज़ें जो है ना, ये बनी बनाई रूल बनाए गए हैं, और रूल बनते ही इसीलिए ताकि उनका उल्लंघन किया जा सके। यूएन के रूल को कौन मानता है इस देश में? आप ही मुझे बताइए। इस पूरे दुनिया में यूएन के अलावा यूएन के रूल को कौन मानता है? यूएन के ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो भी नहीं मानते होंगे। तो ये सब कहने की चीज़ें हैं। अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, आपको लगता है कि वो इन कानूनों को मानेंगे? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर अनुच्छेद 107 द्वितीय विश्व युद्ध के शत्रु राज्य जैसे जर्मनी, जापान के खिलाफ बल प्रयोग की अनुमति देता था, लेकिन अब यह पुराना हो चुका है और व्यवहारिक रूप से अप्रासंगिक है। सामूहिक सुरक्षा का अवधारणा अनुच्छेद 24-25 के तहत यूएन सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरे पर सामूहिक सैन्य कार्रवाई की अनुमति दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा अगर कोई देश उत्पन्न करता है तो यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनएससी, जिसके 5 परमानेंट मेंबर हैं और बाकी जो उसके 10 मेंबर बदलते रहते हैं, टेम्परेरी मेंबर जो होते हैं, उनमें यह प्रस्ताव ला करके यूएन के द्वारा, यूएनएससी के द्वारा जवाबी कार्रवाई के लिए अनुमति दी जा सकती है। यह सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी है। इराक 1991 का हमला यूएन की मंजूरी से हुआ था वहाँ पर, लेकिन वो यूएन में चूँकि अमेरिका, फ्रांस ये सब बैठे हुए हैं, इसलिए उन्होंने आसानी से यूएन का इस सिक्योरिटी काउंसिल को प्रस्ताव को पास कर लिया था। अब ज़रा देखिए इस मैप को, था आपको समझ में आएगा कि मोनरो डॉक्ट्रिन आखिर कहाँ किसको जाता है।
ये ईस्टर्न है, एक जो आपको हल्का सा ब्लर दिख रहा होगा, जो ईस्ट का सेक्शन दिख रहा है आपको, ईस्ट का सेक्शन दिख रहा है आपको ब्लर, ये जो है ये है, इसको कहा था ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये जो है इसको कहा था वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो मुनरो डॉक्ट्रिन था जिसने कहा था कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर जो है इसमें दुनिया के किसी भी देश का हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में ही कौन आ गया, तो ये ग्रीनलैंड भी है, ये दक्षिण अमेरिका भी है, उत्तरी अमेरिका तो है ही, अलास्का भी है, अफ्रीका का ये कोस्ट का एरिया भी है, और यहाँ पर ब्रिटेन इत्यादि भी हैं। ब्रिटेन इत्यादि को अगर छोड़ भी दें, ये यहाँ से टाइम लाइन गुजरती है, टाइम रेखा गुजरती है, यहाँ से टाइम की रेखा गुजरती है ना, टाइम की रेखा गुजरती है, और डेट की रेखा यहाँ बेरिंग के जल संधि से गुजरती है, इतना तो पता होगा आपको। तो टाइम की रेखा से ईस्ट का जो पोर्शन है और वेस्ट का जो पोर्शन है उसी को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो 1873 ईस्वी में 1873 ही है जिसमें मुनरो ने कहा कि भाई वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हम किसी के भी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो अमेरिका का है। अमेरिका का वहाँ पर प्रभुत्व हासिल होगा और अमेरिका वहाँ पर जियोपॉलिटिकल गेम अपने हिसाब से खेलेगा। ठीक है, जियोपॉलिटिकल जो शब्द है ना गुरु, ये सारे अनैतिक कार्यों को नैतिक बताने के लिए ये सब शब्द यूज किए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नामक एक सैन्य अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया गया और अमेरिका लेकर के चले गए। इसको किडनैपिंग ही कहा जाना चाहिए। इस कार्रवाई को मुनरो सिद्धांत के ट्रंप कोरोलरी के तहत उचित ठहराया गया है, लेकिन अमेरिका में अमेरिकी हस्तक्षेप बहुत मतलब क्या बोला जाए, ये जो ट्रंप ने अभी किया है ना, इसके कारण से माना जा रहा है कि अमेरिका के इंटरवीन करने की जो पहले से ही चली आ रही प्रथा थी उसको फिर से बढ़ावा मिलेगा। तो मुनरो डॉक्ट्रिन आखिरकार है क्या, अगर उसको हम लोग शॉर्ट में समझने का प्रयास करें तो उसको क्या है भाई, वो क्या क्या उसने बोला था। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत होता है। जैसे गुजराल डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं आप लोग, आई.के. गुजराल डॉक्ट्रिन किस में पढ़ते हैं हम लोग, तो IR में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के स्टैटिक पोर्शन होता है, यूपीएससी के लिए खास तौर से पढ़ा जाता है, जिसमें उसने कहा था, आई.के. गुजराल साहब ने कहा था कि हमें पॉलिटिकल से ज़्यादा पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी पर बढ़ावा देना चाहिए। इसी प्रकार से नेहरू डॉक्ट्रिन आप पढ़ते हैं कि पंडित नेहरू जी की विदेश नीति क्या थी, नरेंद्र मोदी जी के डॉक्ट्रिन है, उनके सिद्धांत क्या हैं विदेश नीति के, इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब क्या है, अलग अलग जो लंबे समय तक शासनकर्ता होते हैं या छोटे शासन के समय में उनके सिद्धांत ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट डालते हैं, उसी को अक्सर कह दिया जाता है, उसके नाम के जाना जाता है कि भाई इसका सिद्धांत है, इसका डॉक्ट्रिन है ये। तो मुनरो था, बहुत ही फेमस राष्ट्रपति हुए हैं। 1823 में राष्ट्रपति जेम्स मुनरो द्वारा स्पष्ट किया गया था। मैंने 1873 बोल दिया था, 1823 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे जेम्स मुनरो के द्वारा इस डॉक्ट्रिन को दिया गया, इस सिद्धांत को दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा औपनिवेशीकरण का विरोध। पहला जो था मुनरो डॉक्ट्रिन, उसमें कहा गया था ये जो आप औपनिवेश बना रहे, कॉलोनी बना रहे हो, पूरे यूरोप के देशों को उन्होंने कहा था, इसका उन्होंने विरोध किया था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उन्होंने कहा था औपनिवेशीकरण नहीं होना चाहिए किसी भी देश का। कोई भी अमेरिकी या कोई भी वेस्टर्न पावर किसी भी एशिया अफ्रीका के किसी भी देश को औपनिवेश नहीं बनाएंगे, कॉलोनी नहीं बनाएंगे। स्वतंत्र वर्ल्ड की अवधारणा रखी थी उन्होंने पहली बार। यूरोपीय शक्तियों को अमेरिकी महाद्वीपों में नवीन उपनिवेश स्थापित नहीं करने चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने इसमें जोड़ा कि भाई अमेरिकी महाद्वीप में नहीं करने चाहिए। सबको लगा कि भाई ऐसा है कि ये तो पूरी दुनिया के, लेकिन हालांकि इससे माना जाता है कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं औपनिवेशीकरण का विरोध किया। कौन सी यूरोपीय शक्ति थी, तो स्पेन था, डेनमार्क था, फ्रांस था, ब्रिटेन था। इनके अलग अलग उपनिवेश हुआ करते थे, कनाडा के क्षेत्रों में, अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्रों में, दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों में। जैसे आज भी जो फ्रेंच गुयाना है वो फ्रांस का उपनिवेश ही है एक तरीके से, जहाँ पर 33% आबादी भारतीय लोगों की है, और वो दुबई से भी तेज़ी से विकसित होने वाला छोटा सा एक इलाका है। तो दक्षिण अमेरिका में है फ्रेंच गुयाना। तो इसी प्रकार से जैसे वेनेजुएला है, उसकी आधिकारिक भाषा में स्पेनिश है। स्पेन के लोग कहाँ से चले गए वहाँ, तो स्पेन के लोग नहीं गए, बल्कि उन्होंने जब उसको उपनिवेश बनाया तो वहाँ पर अपनी भाषा थोप करके आ गए। जैसे भारत में अंग्रेजी बोली जाती है, वो भी ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है।
हस्तक्षेप का विरोध किया उन्होंने। दूसरा, इन्होंने क्या बोला कि भाई वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पूरे दुनिया में कहीं भी उपनिवेश नहीं होना चाहिए, लेकिन खास तौर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों में कोई भी उपनिवेश नहीं होना चाहिए। पश्चिमी गोलार्ध के देशों पर किसी बाहरी शक्ति द्वारा प्रभाव डालने, हस्तक्षेप करने के प्रयास को संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी प्रति शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के रूप में देखेगा। यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर आपने प्रवेश किया, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई किया, तो इसको अमेरिका देखेगा कि अमेरिका के ऊपर में ये कार्रवाई हो रही है और वो उसका सैन्य प्रतिरोध करने के लिए सक्षम है। वो उसका सैन्य प्रतिरोध करेगा, यानी कि सैन्य जवाब देगा, उसका मिलिट्री रिस्पॉन्स देगा। ऐसा इनका डॉक्ट्रिन था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप हुआ तो हम उसका सैन्य तरीके से जवाब देंगे। लेकिन उसी अमेरिका के नीचे एक छोटा सा देश है क्यूबा। क्यूबा का रिवॉल्यूशनरी इतिहास रहा है। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांतिकारी इतिहास। फिदेल कास्त्रो का नाम आपने सुना होगा, जिनकी मृत्यु 2016-17 में हुई है। और फिदेल कास्त्रो का चे गेवरा का नाम आपने सुना होगा। चे गेवरा का टी शर्ट पहन के घूमते होंगे। तो वो सब बड़े बड़े रिवॉल्यूशनरी यहीं पर हुए हैं। बोलिवियन क्रांति आपने शायद पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा होगा तो पढ़िएगा जा कर के। जो पढ़ाई होता है ना गुरु, पढ़ना, वो बियॉन्ड द बुक एंड बियॉन्ड द सिलेबस भी होता है। कुछ अपने मन मस्तिष्क को समृद्ध करने के लिए भी तो पढ़ते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना जो सिलेबस में है वही पढ़ें। पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़, आज सुबह सुबह से मैं ही पढ़ रहा था, 1.5 घंटा मैंने पढ़ा। ये बहुत अच्छी किताब है, तर्कस, पोएम की किताब है। तो ज़रूरी थोड़ी ना, पढ़िए चे गेवरा कौन था, पढ़िए कि क्यूबा का रिवॉल्यूशन क्या है, किस प्रकार से एक छोटा सा देश अमेरिका के ठीक नीचे, अमेरिका पूरी दुनिया में मोनरो डॉक्ट्रिन का ढोल पीट रहा था और अमेरिका के ठीक नीचे वो देश जो था, वो अमेरिका को बोला कि हम नहीं मानते, आप बाहर में जाओ। सीधा सीधा यही बोला उन्होंने। और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर कोई देश है तो उसमें से क्यूबा एक है। तो पढ़िए जरा क्यूबा का इतिहास क्या है। अमेरिका के ठीक नीचे रह कर के अभी उसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन वहाँ पर ऐसे दुस्साहस अमेरिका नहीं करेगा, क्योंकि वेनेजुएला के लोग वहाँ के राष्ट्रपति के खिलाफ थे। लेकिन क्यूबा में ऐसा नहीं है। क्यूबा के लोग बड़े ही होते हैं अमेरिका प्रतिरोध का सपना देखते हुए। क्यूबा, हवाना उसका कैपिटल है, बहुत ही सुंदर सा देश है, बहुत ज़्यादा हंसने खेलने वाला देश है, मतलब खुशनुमा देश माना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यूरोप में अमेरिकी संयम। अमेरिकी यूरोपीय युद्धों या आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये क्या था, मोनरो डॉक्ट्रिन का ये 4 मुख्य सिद्धांत बनाया गया था। कौन कौन से हैं? 3 है। कौन कौन से? औपनिवेशीकरण का विरोध, खासतौर से कहाँ का औपनिवेशीकरण, तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में। हस्तक्षेप का विरोध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, अगर करेगा तो मिलिट्री रिस्पॉन्स के लिए भी हम तैयार होंगे। यूरोप में अमेरिकी संयम, अमेरिका यूरोपीय युद्ध या आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा कहना था। विकास कैसे हुआ? रूजवेल्ट कोरोलरी, राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने मुनरो सिद्धांत का विस्तार करते लैटिन अमेरिका देश में पुरानी गलतियों और स्थिरता या शासन की विफलताओं को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस शक्ति का प्रयोग करने की अमेरिका के अधिकारों की पुष्टि की थी। शीत युद्ध काल, क्यूबा, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में सोवियत प्रभाव का सामना करने के लिए इसका आह्वान किया गया था। शीत युद्धोत्तर काल, बहुपक्षवाद के रूप में इसे काफ़ी हद तक कम महत्व दिया गया, जब तक कि हाल के दिनों में इसका पुनरुत्थान नहीं हुआ है। और समकालीन चरण, पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका के रणनीतिक वर्चस्व को स्थापित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला के ऊपर में अटैक किया और वहाँ के राष्ट्रपति को कैप्चर कर लिया। और फिर से वहाँ के जो विदेश सचिव हैं, हाँ, उन्होंने कहा कि हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अब प्रवेश को, किसी प्रकार के इंटरवीन को, किसी प्रकार के हस्तक्षेप को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये फिर से मोनरो डॉक्ट्रिन को लागू करने जैसी चीज़ें हो गई हैं। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। इंटरव्यू में शायद आपसे पूछ ले कि मोनरो डॉक्ट्रिन के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। तो 3 पॉइंट्स आप बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा वर्ल्ड ऑर्डर को, क्या नुकसान होगा वर्ल्ड ऑर्डर को। अब ज़रा थोड़ा सा सोचिएगा, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूँ हमेशा ही फैक्ट्स के बियॉन्ड आपकी सोच को ले जाने का प्रयास करता हूँ। अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा किससे है? चीन से क्या? नहीं। रूस से क्या? बिल्कुल भी नहीं। भारत से क्या? बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका को सबसे ज़्यादा खतरा है कि अमेरिकी प्रभुत्व कम ना हो जाए। जैसे एक तानाशाह को हमेशा डर लगता है कि उसकी तानाशाही कम ना हो जाए, उसका डर कम ना हो जाए, इसलिए वो डर को हमेशा बना करके रखता है।
तो सुपरमेसी जाने का जो डर है ना, इसी से सबसे ज़्यादा उसको खतरा है। सुपरमेसी कैसे जा सकता है भाई? उसकी इकोनॉमी से ज़्यादा बड़ी कोई इकोनॉमी हो जाए, अर्थव्यवस्था, उसके डॉलर को डिवैल्यूएट कर दे, पूरी दुनिया स्वीकार करना बंद कर दे, उसकी सैन्य क्षमता को लोग कम करके आके, उसके सैन्य क्षमता को, उसके पॉलिटिकल जो एम्बिशन है इसको लोग कम करके आके, उसका जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है या फिर सुपरमेसी है टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से, उसको लोग कम करके आके, इन्हीं तो 4-5 चीज़ों के कारण अमेरिका है। इसी को खतरा से ये कम ना हो जाए, इसी सबसे ज़्यादा उसको खतरा है। अब इसको, ये जो सुपरमेसी है उसका, इसको चैलेंज कौन कौन से देश कर रहे हैं? तो कुछ डेवलपिंग देश आए हैं, जैसे भारत, जैसे चीन, जैसे ब्राज़ील, जैसे साउथ अमेरिका। हालांकि ये सब बहुत दूर हैं उससे, लेकिन कुछ हद तक तो उसको नुकसान पहुंचा ही रहे थे। तो उसे लगा कि एक झटके में इन सब को कैसे कमज़ोर किया जाए। तो कैसे कमज़ोर किया जाए भाई? मैं आपको समझा देता हूँ, भविष्यवाणी थोड़ा सा करूँगा। तो इनकी एनर्जी सिक्योरिटी को ख़त्म कर दिया जाए। एनर्जी सिक्योरिटी को अगर हम ख़त्म कर देंगे या कमज़ोर कर देंगे, तो इन सबकी जो इकोनॉमी बूम हो रही है, ये उछल रहे हैं, ये सारा उछलना इनका बंद हो जाएगा। जो डॉलर को चैलेंज कर रहे हैं, सब बंद हो जाएगा। तो एनर्जी सिक्योरिटी को कमज़ोर करने के लिए क्या करना होता है भाई? तो तेल के स्रोतों पर कब्जा करना होता है। या तो एक स्रोत पर कब्जा कर लो, दूसरे स्रोत में आग लगा दो। अब आग कहाँ पर लगाई जाएगी? खाड़ी देशों में, क्योंकि अमेरिका का ऊर्जा सिक्योरिटी सिक्योर हो गया है। उसके पास अब तेल के लिए कोई ऐसा नहीं रहेगा। आने वाले 4-5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही कर लेगा वो, क्योंकि वेनेजुएला के तेल को परिशोधित करना कठिन है, तो उसमें समय लगेगा। उसके बाद खाड़ी के जो देश हैं ना, यहाँ पर बड़े स्तर का आप युद्ध देख सकते हैं। अगर इस एरिया को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो जितने भी ये डेवलपिंग देश हैं, ब्रिक्स हो, G20 हो, इत्यादि इत्यादि हो, इन सब की एनर्जी सिक्योरिटी संकट में पड़ जाएगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा स्रोत है दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र, वहाँ पर अमेरिका का तेल पर कब्जा हो जाएगा। यानी कि हर बूंद तेल का जो बिकेगा वो कहीं न कहीं डॉलर में आपको खरीदना पड़ेगा। तो हो गया वर्चस्व स्थापित। तो ये आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि ईरान, सऊदी अरब, UAE, इन क्षेत्रों में आपको युद्ध देखने को मिलेगा। नया टॉपिक है, अगला टॉपिक है व्हाट आर बायोमटेरियल्स एंड हाउ डू दे वर्क, जिसमें ये द हिंदू में समझाया गया है। बायोमटेरियल्स जैविक रूप से जैविक मटेरियल होते। जैसे देखिए क्या है, ये भारत सरकार का ये एडवर्टाइजमेंट है, कॉर्न स्टार्च टू बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कॉर्न स्टार्च से बैग कैसे बनता है? कॉर्न स्टार्च से बैग। दिस इज़ नॉट प्लास्टिक बैग लिखा हुआ है यहाँ पर। ये प्लास्टिक का बैग नहीं है। ये किसका बैग है? मक्के का बैग है। ये मक्के का बैग है। इसको खाएंगे तो मक्के जैसा आएगा क्या? नहीं, खाने का नहीं होता ये प्लास्टिक बैग नहीं है। दरअसल में दुनिया सिंगल यूज प्लास्टिक के पॉल्यूशन से बहुत परेशान है, तो इसलिए वो चाह रही है कि भाई इस प्रकार की चीज़ों को रिप्लेस किया जाए। तो उसके लिए कुछ न कुछ ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं। तो उसी में से एक बहुत ही शानदार सा ऑप्शन मिला उनको कि मक्के के फाइबर का, स्टार्च का यूज करते हुए हम पॉली बैग जैसा बैग बना सकते हैं। पॉली बैग पॉलीथीन को कहते हैं, जो पॉलीएथिलीन होता है, जो प्लास्टिक होता है। पॉली बैग जैसा बैग हम बना सकते हैं, जो ड्यूरेबल भी होगा, हल्का भी होगा और इजी टू यूज भी होगा और इजी टू मेक भी होगा, जिससे क्या होगा, प्लास्टिक पॉल्यूशन नहीं बनेगा। और ये क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल होगा, जिससे आसानी से इसको और कहीं पर फेंक दिया जाएगा तो आसानी से नेचर में घुल जाएगा, लॉन्ग टर्म में रहेगा भी नहीं, नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। ये बायो मटेरियल का एक उदाहरण है, बायोमटेरियल का एक एग्जाम्पल है। बायोमटेरियल का स्टार्च, कॉर्न स्टार्च बैग। ठीक है, बायोमटेरियल की परिभाषा और महत्व को जरा समझते हैं। बायोमटेरियल जैविक स्रोतों से प्राप्त या इंजीनियर की गई सामग्री होती है। इंजीनियर यानी कि उनको परिवर्तित, परिशोधित किया जाता है, जो जैविक प्रणालियों के साथ अंतःक्रिया करती है। ये फॉसिल आधारित आयात पर निर्भरता कम करती है और पर्यावरण संरक्षण मदद करती है। उदाहरण के लिए पॉलीलैक्टिक एसिड मकई के स्टार्च से बनता है, जो पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर इसको ज़रा पढ़िएगा, जिन्हें इंग्लिश में आता है कृपया पढ़िएगा। पॉलीलैक्टिक एसिड से बनता है ये और यूज किया जाता है पैकेजिंग में। एक उदाहरण दिखाया मैंने आपको, दिस इज़ नॉट प्लास्टिक बैग लिखा हुआ था, तो वो इसी का उदाहरण है। इसी को बायो मटेरियल कहा जाता है। जैविक चीज़ों से जब हम किसी मटेरियल को बनाते हैं तो उसको बायो मटेरियल कहा जाता है।
भारत में इनकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, राजस्व और आजीविका पर निर्भर है। बायोमटेरियल सस्टेनेबल विकल्प प्रदान करते हैं जो बायोपॉलीमर या प्लास्टिक की जगह ले सकते हैं और इससे जो पॉल्यूशन है, सिंगल यूज प्लास्टिक जो पॉल्यूशन फैलाते हैं। देखिए, प्लास्टिक तो बहुत काम की चीज़ है, जीवन को आसान बनाने बहुत योगदान है उसका। आप भी किसी न किसी प्लास्टिक की चीज़ का उपयोग कर ही रहे होंगे, लेकिन जो प्लास्टिक बार बार उपयोग होती है, जैसे चेयर हो, टेबल हो या कुछ और हो, प्लास्टिक के बड़े बड़े टोकरे जैसे आते हैं जिनमें लोग कई सारी चीज़ें रखते हैं, हर एक तरह का उपयोग होता है, तो वो पॉल्यूशन कम फैलाते हैं। लेकिन एक बार जो यूज़ करके आप प्लास्टिक फेंक देते हैं, जैसे दूध की थैलियाँ होती हैं, पॉली बैग्स होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है। बायोमटेरियल के प्रकार ड्रॉप इन, ड्रॉप आउट और हाइब्रिड, यानी कि ड्रॉप इन, ड्रॉप आउट, ये दो प्रकार के हो गए। दूसरा हो गया, और एक तीसरा होता है हाइब्रिड, यानी कि ड्रॉप इन प्लस ड्रॉप आउट को मिलाकर के तीसरा हाइब्रिड प्रकार का बायोमटेरियल बनाया जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। ड्रॉप इन बायोमटेरियल ये रासायनिक रूप से फॉसिल आधारित सामग्री जैसे होते हैं, लेकिन जैविक स्रोत से बनते हैं जो मौजूदा प्रक्रिया में आसानी से फिट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बायोपॉलीइथिलीन, बायोपीई गन्ने से बनता है जो पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है। बायोपॉलीइथिलीन किससे बनता है? गन्ने से बनता है और इसका उपयोग पैकेजिंग में किया जाता है। ड्रॉप आउट ये रासायनिक रूप से अलग होते हैं और अंतिम उपयोग के बाद आसानी से विघटित हो जाते। उदाहरण के पीएलए जो मिट्टी में विघटित होता है और इसी पीएलए का उपयोग करके, यही पीएलए वो है जिसका उपयोग करके स्टार्च बैग बनाया जाता है। लेकिन इसे रिसाइकल करने के लिए विशेष प्रक्रिया चाहिए। ड्रॉप आउट को रिसाइकल करने के लिए विशेष प्रक्रिया चाहिए होता है। ड्रॉप इन में ऐसा नहीं होता, वो आसानी से रिसाइकल हो जाता है। हाइब्रिड क्या होता है? ये जैविक और गैर जैविक सामग्रियों का मिश्रण होते हैं जो मजबूती बढ़ाते। उदाहरण के लिए बायोकम्पोजिट जो प्लास्टिक और प्राकृतिक फाइबर से बनते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स में उपयोग किया जाता है। ये इनमें हम प्लास्टिक जैसी चीज़ों का और प्राकृतिक फाइबर इन दोनों का उपयोग करके हम बनाते हैं। जैविक और गैर जैविक सामग्रियों का मिश्रण होता है, हाइब्रिड बायोमटेरियल कहा जाता है। ये कंप्लीटली बायोमटेरियल नहीं होते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। बायोमटेरियल क्या होता है, इनके प्रकार क्या होते हैं। सवाल पूछा जा सकता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में, साइंस एंड टेक में हाल ही में चर्चा में रहा बायोमटेरियल क्या होते हैं। शॉर्ट आंसर में 8 नंबर में पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। आसान भाषा में लिख दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए, एक बात ख़त्म हो गया। 8 नंबर लिखना ही कितना होता है, मुश्किल से 80 से 100 शब्द, 1.5 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के हिसाब से 1.5 पेज से कम ही होते हैं। एग्ज़ाम में आपके पास पेज कम होता है। काम करने का तरीका, बायोमटेरियल जैविक प्रक्रिया जैसे बैक्टीरिया से किण्वन या इंजीनियरिंग से बनते हैं जो फॉसिल ईंधन की जगह पर ले सकते हैं। सस्टेनेबल होते हैं क्योंकि नवीकरणीय स्रोतों से आते हैं और पर्यावरण को नुकसान भी कम पहुंचाते हैं। पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक जैसी चीज़ों के कंपेयर में ये काफ़ी कम नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, उदाहरण के लिए पीएलए जो होते हैं उनका निर्माण मकई या लैक्टिक एसिड से बन करके होता है जो पॉलीमर में बदल जाता है। तो छोटा सा एक टॉपिक था, बस कॉन्सेप्ट के लिए था। प्रीलिम में इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, मेंस में से सवाल पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में इस प्रकार की चीज़ों से सवाल नहीं पूछे जाते। जब तक कि आपका ग्रेजुएशन मेटलर्जी प्रकार की चीज़ें ना हो या कुछ ऐसा आपने टॉपिक इस वहाँ पर चर्चा नहीं की हो, तब तक ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। दुलहस्ती प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है वो। देखिए क्या है वो टॉपिक। देखिए यहाँ पर न्यूज़ है, द हिंदू का ही है ये, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दुलहस्ती प्रोजेक्ट को लेकर हर प्रकार से हरी झंडी दे दी है। ग्रीन पैनल इत्यादि ने भी हरी झंडी दे दी है। दुलहस्ती परियोजना 2 क्या है, ज़रा इसको समझने का प्रयास कीजिए। ऊपर ऊपर चीज़ों को नहीं समझना चाहिए। जब भारत की सरकार ने पहलगांव में बहुत ही खतरनाक तरीके का टेररिस्ट अटैक हुआ, मासूम लोगों को मार दिया गया, तो उसके बाद भारत की सरकार ने पहला फैसला जो लिया था वो यही था कि सिंधु जल संधि समझौता जो है, सिंधु नदी जल संधि समझौता जो है, उसको हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, हम उसको सस्पेंड कर रहे हैं, हम नहीं मानेंगे उसको। तो सिंधु नदी और उसके सहायक नदियां जो है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये नदियां जो हैं, इनकी जलों को भारत और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड किया गया था। तो अगर हम इस जल संधि से निकलना चाहते हैं तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम इस जल संधि से निकलने के बाद उस पर कुछ काम भी कर सकें, जैसे कि पानी रोक सकें। लेकिन हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं थी। ठीक है, तो सिंधु नदी जल समझौते से जब हम निकले तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी, यानी कि फिर तो हवाई बातें हो गई। आप निकल तो गए लेकिन आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है जल रोकने का, है ना।
इसके कारण से उसके बाद से भारत सरकार ने कई सारे वहाँ पर डैम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है। तो उन्हीं में से एक है ये दुल्हस्ती चरण 2 परियोजना है, जिसको लेकर के हरी झंडी दी गई है। दुल्हस्ती चरण 2 है, स्टेज 2 है, तो स्टेज 1 भी होगा कोई, है ना। कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है। तो इस टॉपिक में हम लोग इसी को देखेंगे कि क्या है ये प्रोजेक्ट, और उसके बाद से देखेंगे कि किस प्रकार से सिंधु नदी जल समझौता था क्या, और कौन सी नदियों को डिवाइड किया गया था। कट टू कट पॉइंट वाइज देखेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकते हैं तीनों जगहों पर, प्रीलिम मेंस इंटरव्यू तीनों जगहों पर पूछे जा सकते हैं। दुल्हस्ती चरण 2 परियोजना जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर 258 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। 258 मेगावाट की, यह रन ऑफ द रिवर प्रकार की है। इसका मतलब इसमें बड़े बांध की बजाय नदी के प्रवाह से बिजली बनाई जाती है। रन ऑफ द रिवर क्या होता है? कभी आपने कोई डैम देखा है क्या? मैंने देखा था पिछले साल, मैंने बास्पा नदी पर डैम देखा था जब मैं गया था हिमाचल के, तो वहाँ पर देखा था मैंने डैम। तो रन ऑफ द रिवर डैम क्या होते हैं, कभी नज़रों से भी देखा कीजिए। देखिए रन ऑफ द रिवर मैं समझाता हूँ क्या होता है, आप फोटो सर्च कर लीजिए क्या हो। जैसे ये नदी है, ये बह रही है, तो एक तो डैम होता है कि नदी जैसे पहाड़ के बीचों से बह रही है, पहाड़ी एरिया, ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर हमने घेर दिया, बड़ा ऊंचा सा हमने दीवार बनाकर नदी को घेर दिया, और नदी के सारे पानी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, और इसमें हमने डायनेमो लगा दिया बड़े बड़े, और फिर हमने पानी को छोड़ा, तो इससे क्या मिलेगा, हमें बिजली मिलेगा। और ये जो यहाँ पर जल इकट्ठा हो गया, तो यानी ये झील जैसा हो जाएगा, झील जैसा हो जाएगा, यानी कि पर्यटक प्लेस भी हो जाता है कई बार। ये तो नॉर्मल डैम हो गया। लेकिन रन ऑफ द रिवर डैम क्या होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, कि जैसे नदी कोई बह रही है, जैसे नदी कोई बह रही है, नदी ये बह रही है, तो इसमें से हमने क्या किया, इस नदी के धार को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं हम। इसमें से एक धार हमने लिया और यहाँ पर ले गए, यहाँ पर हमने डायनेमो लगाया, इत्यादि इत्यादि छोटे छोटे डैम बना करके यहाँ पर हमने डायनेमो लगाया, पानी बहता ही है, और उसको फिर से हमने लाकर इसी नदी में जोड़ दिया। यानी कि हमने जल के टोटल क्षमता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जितना जल था उतना ही नदी में बह रहा है, क्योंकि वो बस यहाँ से गया और यहाँ से आ गया। लेकिन हमने उस जल का उपयोग करके बिजली बना ली, बिजली बना लिया भाई। इसी को कहा था रन ऑफ द रिवर डैम कहा जाता है। ये पर्यावरणीय रूप से सही माने जाते हैं, और अगर छोटे डैम हो तो सस्टेनेबल एनर्जी वो प्रोड्यूस करते, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एमिशन 0 हो रहा है। लेकिन नदियों के जैव विविधता पर निश्चित रूप से कुछ प्रभाव पड़ते हैं। तो रन ऑफ द रिवर डैम है, ऐसा माना जा रहा है कि ये रन ऑफ द रिवर डैम जो है, ये जल के प्रवाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसे मंजूरी दी है, जो NHPC भारत सरकारी कंपनी है द्वारा विकसित किया जाएगा। कुल लागत इतना रुपये है, और 5 वर्षों में यह पूरी तरीके से विकसित कर लिया जाएगा। परियोजना दुल्हस्ती चरण 2 के डाउन स्ट्रीम में है, जो पहले से ही चल रही थी। दुल्हस्ती चरण 1 के डाउन स्ट्रीम में है, ये नदी बह रही है, तो चरण 1 यहाँ पर है, दुल्हस्ती चरण 1 यहाँ पर है, तो चरण 2 यहाँ पर होगा, डाउन स्ट्रीम नीचे की ओर है। चरण 2 चरण 1 के पानी, चरण 1 से पानी का उपयोग करेगी, चरण 1 से जो पानी आ रहा है उसका चरण 2 जो है उपयोग करेगी। इससे लागत कम होगी और दक्षता बढ़ेगी, ऐसा सरकार ने कहा है। अब इसकी तकनीकी विशेषताएं क्या क्या है, तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि रन ऑफ द रिवर डैम क्या होता है, कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ये सब चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। ऊर्जा लाभ होगा इससे कई सारे स्तरों पर, हमें रोजगार विकास भी होगा, ऐसा कहा जा रहा है। सड़क पुल इत्यादि बनेंगे, स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे। जैसे ही कहीं पर डैम बनता है ना, तो उसको बनाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर कर्मी चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, वहाँ तक सारा मटेरियल ले जाए तो रोड डेवलप होता है, स्कूल डेवलप होते हैं, हर चीज़ वहाँ पर आने लग जाती है। कहीं पर डैम होता है तो उसके आस पड़ोस 10 किलोमीटर पहले से ही आपको पता चल जाएगा कि आने वाले जो रास्ते हैं उस पर डैम है, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग दिखेगा आपको, साफ़ सुथरा वेल मेंटेन्ड दिखता है। पर्यावरणीय लाभ भी इससे मिलेगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, ये सब ऐसा कहा जा रहा है। दुल्हस्ती चरण 1 के बारे में जरा समझते हैं, जो इससे पहले चल रही थी। 390 मेगावाट का वह रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट था, जो 1985 में शुरू किया गया, तो 2007 में यह पूरा हो गया, और 1126 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करती है ये। 2007 में यह पूरा हो गया, कमीशन कर लिया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा, पहला चरण और दूसरा चरण कब कब क्या शुरू किया गया, और फिलहाल दूसरा स्टेज अभी शुरू किया गया है, और इसको अगले 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा है। चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में जल विद्युत के बारे में अगर हम लोग देखें, तो चेनाब नदी 960 किलोमीटर लंबी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से हिमाचल प्रदेश से निकलती है आप मुझे बताएंगे, ठीक है।
जम्मू कश्मीर की जल विद्युत क्षमता बहुत सारे है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग डैम बनाए गए हैं। क्यों डैम बनाने होते हैं वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी भाग है, तो वहाँ पर प्राकृतिक टेरेन ऐसा है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जिसके कारण से डैम बनाने तुलनात्मक रूप से आसान होते हैं। हालांकि भूकंप जोन 5 में वो आता है, भूकंप जोन 6 में आता है। भारत सरकार ने भूकंप जोन को संशोधित किया है हाल ही के दिनों में, एक दिन मैं वो भी पढ़ाऊँगा आपको। तो सबसे खतरनाक भूकंप जोन में आते हैं, जिसके कारण से एक संकट वो भी बना हुआ रहता है कि यहाँ पर डैम बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। चेनाब नदी का तेज प्रवाह जल विद्युत के लिए सही है, लेकिन भूकंपीय क्षेत्र होने से खतरा भी वहाँ पर उत्पन्न होता है। अब जो मैं आपको पढ़ाऊँगा सिंधु नदी जल समझौता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में साइन किया गया था, मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने किया था। यह सिंधु नदी उसके 5 प्रमुख सहायक नदी सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब के जल के वितरण उपयोग को नियंत्रित करती है। जल आवंटन संधि के अनुसार भारत को 3 पूर्वी नदी रावी, ब्यास और सतलज, ये तीनों नीचे की नदी है, और पाकिस्तान को पश्चिमी 3 नदी सिंधु, झेलम और चिनाब आवंटित की गई थी, उसका जल उपयोग के लिए आवंटित किया गया था। भारत के कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन निर्दिष्ट घरेलू, गैर उपभोग, कृषि और जल विद्युत उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों के सीमित उपयोग की अनुमति दी गई थी। और यहीं से सवाल पूछा गया था डीएसओ में, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिकल ऑफिसर्स में एक सवाल पूछा गया था कि भारत किसी प्रकार से जो रावी, ब्यास, सतलज के अलावा जो नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, इनकी पानी का उपयोग जल विद्युत के लिए भी नहीं कर सकता है। और बच्चे बिल्कुल खुश होकर के मार करके आए थे, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, भारत नहीं कर सकता है। भारत उसका उपयोग कर सकता है, जल विद्युत उत्पादन के लिए उसका उपयोग कर सकता है, जब तक उसके पानी के प्रवाह को बाधित ना करे, यानी कि रन ऑफ द रिवर डैम बनाए जा सकते हैं। ये आपके बीपीएससी का सवाल है, डीएसओ में सवाल पूछा गया है। भारत के कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन निर्दिष्ट घरेलू, गैर उपभोग, कृषि और जल विद्युत उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदी के सीमित उपयोग की अनुमति मिली है। ये पश्चिमी नदी जो पाकिस्तान को एलोकेट की गई है, इनके उपयोग की अनुमति मिली हुई है भारत को सीमित स्तर पर। खासतौर से जल विद्युत उद्देश्यों के लिए तो बिल्कुल मिली हुई है, क्योंकि इसका उपयोग बिना नदी के प्रवाह को बाधित किए हुए भारत के द्वारा किया जाता रहा। कई सारे डैम बने हुए हैं उस पर। जब मैंने वो वीडियो में वो आंसर बताया था तो बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था ये आप गलत बता रहे हैं, जबकि सब जगहों पर आपको यही लिखा हुआ मिलेगा। और उपयोग करते भारत सरकार कितने सारे डैम बनाए हैं यार, आपने नहीं पढ़ा था कि इससे पहले चिनाब नदी पर कितने सारे डैम है, सलाला, ये सब, दुलहस्ती प्रोजेक्ट 1, आपने नहीं पता था क्या आपको? ये सब तो इन्हीं नदियों पर बनाए गए हैं, है ना, चिनाब पर ही है। चिनाब तो पश्चिमी नदियां हैं, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। सिंधु नदी आयोग भी बनाया गया था। अस्थाई सिंधु आयोग की स्थापना की, जिसमें दोनों देशों का आयुक्त शामिल होते हैं। पीआईसी को संधि के कार्यान्वयन की निगरानी करने और नियमित मुद्दों को हल करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करना अनिवार्य होता है। विवाद निपटान की प्रक्रिया भी बनाई गई थी, लेकिन फिलहाल भारत ने कहा है कि हम इस सिंधु नदी जल संधि से खुद को बाहर करते हैं, सस्पेंड किया है हमने इसको, हम इसको अभी नहीं मान रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा है ज़रूर ही बताइएगा। रेगुलर पढ़िएगा, पढ़ने से कभी कभार ब्रेक भी लीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक एग्ज़ाम से निकले दूसरे में फंसे, दूसरे से निकले तीसरे में फंसे, तीसरे से निकले चौथे में फंसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच में 2-4 दिन का हमेशा ही ब्रेक भी लेना चाहिए। जितना रिफ़्रेश होकर के, जितना कम बोझ लेते हुए पढ़ेंगे ना, उतना ही अच्छा रहता है सिलेक्शन के लिए। तो पढ़ाई को बोझ मत बनाइएगा कभी भी, ठीक है। अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उसी समय बंद कर दीजिए, कुछ और कर लीजिए। जब तक पढ़ाई में मन ना लगे, तैयारी मन ना लगे, तो उस तैयारी का कोई महत्व बनता नहीं है, कुछ भी उससे हासिल नहीं हो पाएगा, आपको फंसे हुए महसूस करेंगे। तो मन लगाने का प्रयास कीजिए, ब्रेक लीजिए, फिर शुरू कीजिए, लेकिन शुरू ज़रूर कीजिए, पढ़िए ज़रूर। समय कम है अब। थैंक यू सो मच।